अब हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पे जो हम पीछे छोड़ के आए हैं। इसको डिटेल में करते हैं बिकॉज काफ़ी बार इस पे सिर्फ इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बताओ या इनकी सिग्निफिकेंस बताओ या ये किस लिए किए जाते हैं। सो एक चीज़ इसमें याद रखना, आप ज़रूर लिख के आना। ये टेस्ट ना यूजुअली तो होते हैं टू अनकवर द टैलेंट, या इसको आप ये भी बोल सकते हो लेटेंट टैलेंट। लेटेंट वर्ड आजकल बहुत फेमस वैसे भी हो रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी अभी सामने नहीं है, इट इज़ छुपा हुआ है ना, या फिर अभी डॉर्मेंट है वो। डॉर्मेंट कंपनी, अगर आपने पता हो, कंपनी लॉ भी पढ़ लो, आपके मेरे ख्याल उसमें है सिलेबस में, कोर्स है। सो ओके, लेटेंट का मतलब इट इज़ अभी सोया हुआ है या अभी सामने नहीं आया है दैट। सो वैसा टैलेंट अगर कोई एम्प्लॉय में है या कोई स्किल भी है या कोई और नॉलेज है उसमें, जो यूजुअली हो सकता है आप क्या कर जाते, ओवरलुक कर जाते, है ना, उसको अनदेखा कर जाते, वो ना हो। कोई ऐसा एम्प्लॉय जो बहुत जीनियस है, जिसमें बहुत कुछ एक अनोखी चीज़ थी, बट अगर आप टेस्ट ना करते उसको तो वो पता ही ना चलती, पर आप शायद उसे रिजेक्ट भी कर देते। तो ऐसा ना हो, इसलिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किए जाते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर लिख के आना है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का जब भी टॉपिक आता है, कि इट इज़ टू अनकवर सम लेटेंट टैलेंट और स्किल ऑफ द एम्प्लॉय विच माइट जनरली अदरवाइज बी ओवरलुक्ड बाय द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन, राइट। सिग्निफिकेंस में और क्या लिख सकते हो, एक ये चीज़ ज़रूर लिख सकते हो कि सी आपका बहुत सारा ना कॉस्ट या एफर्ट जो है वो सेव हो जाते हैं। क्यों? जैसे अगर आप टेस्ट ले रहे हो, देखो आपने एक ही टेस्ट बनाया, उस टेस्ट को सब लोगों ने दे दिया, मतलब जितने भी उस स्टेज तक पहुंचे थे, एंड उस सिर्फ एक ही टेस्ट आपको बनाना पड़ा, एंड वो सीधा उस टेस्ट में जितना भी जैसे भी परफॉर्म करेंगे वो अपने आप रैंक्स बन के आ जाएंगी, आप टॉप रैंकर्स को उठा लोगे। सो काफ़ी ना आपका एफर्ट, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करते तो उतने ज़्यादा लोगों को, मान लो 100 लोग से 80 लोग हुए थे टेस्ट देने के लिए, अब 80 लोगों का टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर टेस्ट नहीं लोगे तो आपको 80 के 80 का सीधा फिर इंटरव्यू वगैरह लेना पड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा टास्क है। बट टेस्ट ले लिया तो 80 में से बचेंगे ही 30-40, है ना, सिर्फ उनका इंटरव्यू लेना। सो टेस्ट एक ही साथ बहुत सारों को एलिमिनेट कर देता है जो हम सिलेक्शन में चाहते हैं करना, राइट। सो दैट एडवांटेज इज देयर, सो दैट इज़ वाई इसका ये एक और बेनिफिट होता है। और भी देखते हैं क्या है एडवांटेजेस। ओके, देखते हैं। इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल ऑफ सर्टेन क्वालिटीज। सी टेस्ट जो होता है ना, अगेन इसमें जैसे लिखा भी है, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव वे, कि बहुत फेयर है एक तरह से, कि कोई चालाकी, कोई बायसनेस नहीं आएगी इसमें, है ना, क्योंकि एक ही टेस्ट है, सबके लिए सेम टेस्ट है, आपको परफॉर्म जैसा किया आपने उतने मार्क्स है, उतना आपका रैंक आई, उस हिसाब से आप सिलेक्ट या रिजेक्ट हो गए हो आगे स्टेज पे जाने के लिए। सो इट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव एंड फेयर मेथड। आइडेंटिफाई कर देता है टैलेंट, ठीक है, अगेन जैसे मैंने बताया जो ओवरलुक हो सकता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, ये भी मैंने बताया, है ना, कि लीस्ट पॉसिबल टाइम, बहुत कम टाइम में एक ही सारे सात एलिमिनेट हो गए। एंड देन इसमें एक लिखा साइकोलॉजिकल टेस्ट, अभी आएगा बाद में। इट कैन मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स एंड प्रिडिक्ट देयर सक्सेस। आपको ना वो टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस देख के, मान लो कोई बंदा है जिसके 100 में से 100 आ गए, जस्ट एक हाइपोथेटिकल कोई मान लो टेस्ट था, ठीक है, तो आपको लगेगा यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है, इसको तो मैं आगे ध्यान रखूंगा कि इसको लेना है या नहीं, इस पर ज़्यादा स्पेशल फोकस करूंगा, बिकॉज मे बी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एक एसेट बन सकता है आगे जाके हमारा। सो उसको नहीं छोड़ना है। तो ये टेस्ट ऐसी चीज़ें निकाल के आते हैं बात, राइट। ये सारे एडवांटेजेस हैं। देन एक हेल्दी बेसिस है फॉर कंपेयरिंग देयर बैकग्राउंड, बिकॉज सी देखो हो सकता है अब मान लो किसी का टेस्ट में, जैसे मैंने बताया 100 में से 100 थे, है ना, उसको अगली स्टेज पे इंटरव्यू में मान लो अलग लोग थे, उनको टेस्ट का मार्क्स नहीं पता और इंटरव्यू में उसके बहुत बेकार आए, तो आप एक बार फिर से रिकन्सिडर कर सकते हो उसको, बिकॉज ऐसा ना हो कि यार इतना बढ़िया टेस्ट था और इंटरव्यू में हो सकता है उसका दिन नहीं था वो, या वो कॉन्फिडेंट नहीं था उस दिन, या कुछ भी और रीज़न हो सकता है। सो बेसिकली एक आप बेसिस लेके चल सकते हो दिमाग में ऑलरेडी। अगेन इसमें ये चीज़ भी है कि बायस नहीं लेके चलना, पहले इंटरव्यू से पहले नहीं पता होना चाहिए उनको कि उसने टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया है, बट या बाद में आप ज़रूर रिकन्सिडर कर सकते हो एक बार इफ़ यू वांट, ठीक है। अब लिमिटेशंस पे आ जाओ, कि कुछ नुकसान भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे इसके। देखो टेस्ट ना सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव तो है, फेयर तो है, सबके लिए सेम है, बट हो सकता है ना टेस्ट में मान लो उस दिन वैसे टाइप के क्वेश्चन थे जो एक बंदे ने नहीं उसको आते, या उसका बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है वो, फिर भी वो टेस्ट कर लिया, और हो सकता है किसी को एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए जो वो मेरे भी रात को ही पढ़ के आया, वही आ गया। सो ऑब्वियसली ये तो किसी भी एग्जाम में होता है, बट इट इज़ अ लिमिटेशन नॉनदलेस। सो टेस्ट मेजर ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल इन्फॉर्मेशन, है ना, आप एक सिर्फ सर्टेन चीज़ टेस्ट कर सकते हो, सब कुछ तो नहीं डाल सकते टेस्ट में, राइट। सो हो सकता है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाए।
देन इट कैन नॉट मेक द प्रिडिक्शन ऑफ चांसेस ऑफ द सक्सेस। ज़रूरी नहीं है ना कि जिसने टेस्ट में अच्छा किया वही सक्सेसफुल होगा। वेरी ट्रू। देन नो टेस्ट कैन मेजर द गारंटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली बहुत नुआंसेस होते हैं कंसिडर करने के लिए, और एक बंदे की जो होता है ना क्वालिटेटिव स्किल्स हैं उसको आप टेस्ट के थ्रू क्वांटिटेटिव में मेजर कर रहे हो, वो बहुत इम्पॉसिबल और एक तरह से बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी मीनिंगलेस भी है इफ़ यू सी। सो ये काइंड ऑफ लिमिटेशंस ये सब आप लिख सकते हो। अब एक्चुअल टेस्ट में आ जाओ जो हमने पढ़ने थे। पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो इंटेलिजेंस टेस्ट अगेन जैसे बोला मेंटल कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए होता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी कि आप सीखने कितने कितने लायक हो सीखने के, या कितनी आप में एबिलिटी है कि आप चीज़ें सीख कितनी जल्दी सकते हो। एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, जजमेंट्स, ये सब टेस्ट होगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट में, राइट। एप्टीट्यूड इज नथिंग पोटेंशियल, ठीक है। एप्टीट्यूड बस एक पोटेंशियल बताता है, एक आपकी एप्लीकेंट्स कैपेसिटी बताता है कि ओके ये आगे जाके ना कितना दूर का, कितना क्या बोलते हैं वो लंबी रेस का घोड़ा है, तो वो पोटेंशियल पता लग जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट से, है ना। क्योंकि जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है वो हर चीज़ सीख सकता है और हर चीज़ को ग्रास्प कर सकता है, राइट, बिकॉज उसका मेंटल वायरिंग उस तरीके का है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉग्निटिव होता है, ये बेसिकली आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअल चीज़ें मेजर करता है। एक मोटर होता है जो कि ऑब्वियसली मोटर का मतलब पता है ना, मूवमेंट, मूवमेंट होता है मोटर। सो मूवमेंट ऑब्वियसली फिजिकल वाला हो गया, तो फिजिकल डायमेंशंस ये वाली चीज़ टेस्ट करती है। मोटर टेस्ट बेसिकली हैंड आई कोऑर्डिनेशन टाइप, या आपका बाकी कोऑर्डिनेशन सारे अंगों का कैसा है, वो सब चीज़ें, है ना, दैट इज़ मोटर टेस्ट। देन आ जाओ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ बेसिकली स्किल्स के लिए, ये लिखा स्किल्स के लिए, है ना, कि आप इसको ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, इसको ऑक्यूपेशनल टेस्ट भी बोलते हैं। ये होता है कोई पर्टिकुलर स्किल चाहिए हो सकती है जॉब के लिए, वो स्किल्स उसमें कितनी है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, उसकी स्किल्स टेस्ट हो जाती हैं कि ओके उसमें वो स्किल्स हैं या नहीं। अब यहाँ पे अगेन ये चीज़ समझो कि आपने पोटेंशियल तो इसमें भी टेस्ट किया है ना, ट्रेड टेस्ट में भी स्किल्स जितना है वो वही उसका पोटेंशियल है बेसिकली। तो फ़र्क क्या है इसमें और एप्टीट्यूड टेस्ट में? देखो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो स्किल्स का पोटेंशियल टेस्ट कर रहा है, एक्चुअल स्किल्स तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक कर रहा है। मतलब दिस इज एक्चुअल की क्या स्किल्स हैं उसमें, और वो है कि वो पोटेंशियल क्या है उसमें स्किल्स सीखने का, है ना, क्या उसमें कैपेसिटी की कोई चीज़ उसे नहीं आती तो वो सीख कर कितनी जल्दी सकता है, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। देन एक होता है इंटरेस्ट टेस्ट। ये आपका दिस इज बेसिकली कि कुछ होते हैं ना एरिया जिसमें एक पर्टिकुलर बंदा बहुत इंटरेस्टेड है, कोई बंदा स्पोर्ट्स में, कोई बंदा लेट्स से न्यूज़ में, जियो पॉलिटिक्स में, कोई बंदा कुकिंग में, कोई बंदा किसी और चीज़ में, हॉबीज़ टाइप की चीज़ें हैं। सो दीज आर बेसिकली वोकेशनल आजकल कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब क्यों आजकल चल रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदे का माइंड सेट, मेंटल हेल्थ को बहुत हेल्दी रखने का एक तरीका होता है कि उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग करो या उसे ऐसी चीज़ें सिखाओ जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट जानना उसका एम्प्लॉयज़ का अगेन बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए इंटरेस्ट टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट, एक इंसान उसके मूड और टेम्परामेंट चेक हो रहा है ना, उसका कि मान लो वो दुविधा में आ जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा सिचुएशन में, गुस्सा तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा, या कहीं बहुत इमोशनल तो नहीं है वो, तो दीज काइंड ऑफ चीज़ें आर इंक्लूडेड इन दिस, कितना मैच्योर है वो, है ना, ये सब चीज़ें। अब आ जाओ इंटरव्यू पे, ये भी डिटेल में पूछ लेता है, टेस्ट पे क्वेश्चन आता है डिटेल में और इंटरव्यूज़ पे आता है, ठीक है। अब इंटरव्यूज़ क्या है, डेफिनेशन इसका नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। फेस टू फेस, ओरल, ऑब्जर्वेशनल एंड पर्सनल अप्रेजल मेथड। अप्रेजल मैं पहले भी बता चुका हूँ, अप्रेजल इज नथिंग बट इवैल्यूएशन। तो इंटरव्यू है तो इवैल्यूएशन ही, और कैसे इवैल्यूएशन, फेस टू फेस, ओरल, ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल, ये चारों चीज़ें ही होती है ना इंटरव्यू में। एक तो आमने सामने बैठे हो, एक वर्बली बात कर रहे हो, ओरल रिटन नहीं होता मोरलेस, ऑब्जर्वेशनल इंटरव्यूअर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपके रिएक्शंस वगैरह, और पर्सनल कि आपको जान रहे हैं ना, पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, सो दैट इज़ बात, ठीक है। अब आ जाओ इसकी इंपॉर्टेंस पे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरव्यूज़। देखो एक तो मैंने बताया फेस टू फेस कॉन्टैक्ट की ये पहली चीज़ होती है जहाँ पे वो फिजिकल अरेंजमेंट में बैठे होते हैं, राइट। देन अगेन आप उसकी पर्सनैलिटी ट्रेस देख सकते हो जब वो आमने सामने बैठा है। देन आपको इन्फॉर्मेशन अगर बतानी है
कि मतलब सब चीज़ें आप जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख नहीं सकते ना, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में जाके ही बंदा बता सकते हैं कि ओके एक्चुअल में ना ऐसे काम होता है, आपको ये काम करना होगा। तो वो इंटरव्यूअर ज़रूरी नहीं इंटरव्यू सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं ना, इंटरव्यूअर बता भी सकते हैं चीज़ें कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, क्या आप कंफर्टेबल हो या आपका क्या इसमें इंटरेस्ट होगा, फिर अगर ऐसा ऐसा होगा तो ये सब बातचीत हो सकती है उसमें, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट हो जाती हैं बंदे की। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने लिखा है कहीं झूठ मूठ तो नहीं लिखा, वो सब चीज़ें चेक हो जाती हैं। देन कई बार ये एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेसमेंट इज नॉट द वर्ड, समटाइम्स यू यूज इट इन ल्यू ऑफ दी अदर प्रोसेसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब हो सकता है कोई कंपनी है जो सारे स्टेजेस नहीं करना चाहती टेस्ट वेस्ट लेना, तो वो सिर्फ एक मान लो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लें और फिर सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लेगी। मोस्टली कंपनीज में ऐसा होता भी है, और सिर्फ इंटरव्यू के बाद ही वो सिलेक्ट या रिजेक्ट हो जाता है ना। सो ऐसा क्यों है, बिकॉज मोरलेस इन्हीं में सब कुछ कवर कर देते हैं वो। तो इन केस में उस केस में इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको बहुत इलेबोरेट और अच्छे वे में लेना पड़ेगा इंटरव्यू, प्रॉपरली प्लान और एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके आप सिर्फ इंटरव्यू से भी काम चला सकते हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यू की, कि आप इसको बाकियों का एक तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हो, बाकी प्रोसेस बाकी स्टेजेस को कॉम्पनसेट कर सकते हो सिर्फ इंटरव्यू लेके, राइट। तो ये आप इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो। अब इंटरव्यू के टाइप्स भी हैं बहुत सारे, जैसे मैंने बोला एक तो था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, ये तो पहला स्टेज में बता ही दिया। एक होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू, ये आपका आप कहाँ से आए हो ना, उसका बेसिकली वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहा है, पिछला वर्क एक्सपीरियंस, पिछले जॉब उसकी कैसी थी, क्या काम किया, क्यों निकाला या खुद क्यों क्विट किया, ये सब चीज़ें वाला पूछने वाला इंटरव्यू विल बी कॉल्ड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू। एक होता है पैटर्न या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये वो होता है जहाँ पे आपने जो इंटरव्यूअर्स होंगे ना ऑलरेडी उसने एक दो तीन चार ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे होते हैं प्रॉपर, और फिर वो उसको एक एक करके पूछ लेगा। ऐसा इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड है ना, पहले से ही तैयार होते हैं क्वेश्चंस। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन डायरेक्टेड, कि बस एक कॉन्वर्सेशन टाइप हो रही है, सुन रहे हो वो आपको सुन रहा है, आप बोल रहे हो उसको सुन रहा है, ऐसे चल रहा है, और एक पर्सनल बातचीत टाइप की। एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, ये वो होता है जिसमें प्रॉपर रोस्टिंग रोस्टिंग तो नहीं ग्रिलिंग होती है, जिसमें आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में उठाया जाता है जहाँ पे आपके रिएक्शंस बहुत मैटर करते हैं, जहाँ पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कि आप रेस्टलेस हो रहे हो या क्या आप नर्वस हो रहे हो, ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं स्ट्रेस इंटरव्यू में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टेंस्ड माहौल में डाल दिया जाता है। देन आ जाओ आप इम्पोर्टेंस के बाद नेगेटिव्स क्या हैं इंटरव्यू के। देखो एक तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है ना, सबको एक एक करके बुलाओ, इतना टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है, एफर्ट लगता है, एक्सपेंसिव। देन सिर्फ पर्सनालिटी ही टेस्ट हो रही है, एक्चुअल स्किल्स नहीं टेस्ट हो रही है ना। कोई आगे आपको इंटरव्यू में ये तो नहीं बोलता कि आपने एक्सेल चला के दिखाओ ये काम कर सकते हो कि नहीं, स्किल्स नहीं टेस्ट हो रही ना, सिर्फ एक पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है जिसकी पर्सनालिटी आपको पसंद आ रही है वो एक्चुअल काम अच्छा करके जाए, ये भी है। जो इंटरव्यूअर है वो भी हो सकता है उसको अच्छे से आता ना हो इंटरव्यू लेना, तो फिर हो सकता है कोई अच्छा कैंडिडेट भी निकल जाए इस चक्कर में कि इंटरव्यूअर कोई उसको सम नहीं आया अच्छे से उसका निकाल पाना उससे इंफॉर्मेशन, या इंटरव्यूई से उसका बेस्ट बेसिकली एक्सट्रैक्ट करवाना नहीं आया। तो इंटरव्यूअर हैज़ टू बी एन एक्सपर्ट, जो कि हमेशा नहीं होता। देन बायसेस आने की बहुत चांस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो पैनल बैठा है उसकी मर्जी है, उसको आप पसंद आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो दिस इज ऑब्वियसली बायसेस के इसमें चांस होता है, क्योंकि इट्स अ पर्सनल जजमेंट, इट कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। इंटरव्यूज आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब आ जाओ इंटरव्यू के प्रोसीजर पे। ओके, अब आ जाओ इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या रहता है। बेसिकली इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझेंगे, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले आप शॉर्टलिस्ट होते हो कि आर यू इवन सिलेक्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। अगर स्क्रीनिंग वगैरह करते हो तो आपको पता लग जाता है कि ओके दैट कैंडिडेट इज़ शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद आप थोड़ा सा उसका एक बैकग्राउंड चेक इन द सेंस कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उसकी, इन्फॉर्मेशन इस सेंस में कि उसका क्या एक्सपीरियंस वगैरह है, एंड क्या हम इसको आगे लेके जाना चाहिए, क्या इसमें पोटेंशियल है, ये सब थोड़ा सा एक डिसाइड होता है कि वेदर और नॉट उसका इंटरव्यू लेना भी है कि नहीं, है ना, इंटरव्यू तक उसे पहुंचाएं भी कि नहीं, है ना। अगर जो रिजेक्ट उसमें हो जाएंगे वो फिर नहीं जाएंगे, अगर सिलेक्ट हो जाता है तो उसका फिर इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इंटरव्यूअर्स इतने वेले नहीं है ना कि वो सबका इंटरव्यू ले लें। तो इंटरव्यू से पहले आधे लोग तो उसी से पहले रिजेक्ट करने ही पड़ते हैं। ठीक है, सो देन आप बेसिकली मैच करते हो फैक्ट्स कि आपने फॉर्म में ये लिखा है एक्चुअल में है भी कि नहीं। ठीक है, उसने फॉर्म में इंटरव्यू से पहले की बात हो रही है ये, कि इंटरव्यू से पहले ही फैक्ट्स चेक हो जाते हैं, जो कि जो आपने लिखा है वो सच भी था या
नहीं था, ठीक है। देन थोड़ा सा उसका एक लाइफ हिस्ट्री पता की जाती है। देन फाइनली जब इंटरव्यू होता है तो उसमें सब चेक हो ही जाता है कि ओके आपने सब सच बोला है या नहीं बोला है। एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू बोर्ड पे, कि कौन होता है इंटरव्यू लेने वाला, पैनल या बोर्ड होता है, राइट। बट उसके क्या उसके अगर उसके बारे में पूछ ले कि क्या उसकी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए या होती है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहला तो कि कोई तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा बैठा होगा उसमें। देन जैसे मैंने बोला था एक एचआर मैनेजर बैठा होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली एचआर का ही काम है सारे बंदे को रिक्रूट और सिलेक्ट करवाना। देन फिर फाइनली जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है उसका एक बंदा बैठ सकता है। 2 या 3 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। सो दे टेक दैट इंटरव्यू एंड फाइनली डिसाइड कि हमने इसके आगे जाना है नहीं। इंटरव्यू में क्या क्या पूछोगे, एक तो ये चीज़ की है ना कि पहला जो उसका वर्क एक्सपीरियंस रह चुका है, क्या वो अलाइन भी कर रहा है, कहीं बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी डोमेन या फील्ड में आ रहा है वो, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड एजुकेशन अचीवमेंट्स देखी जाती है, उसका वर्किंग टेम्पो देखा जाता है कैसा है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स देखी जाएंगी, उसका एटीट्यूड, उसका डिसिप्लिन, बेसिकली ये सब चेक होगा, राइट। देन हम बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, वो भी जैसे मैंने बोला था कि इंटरव्यूअर्स नीड टू बी एन एक्सपर्ट, प्रॉपर ऐसा ना हो कि उसको ही ना आता हो, है ना। तो पहले तो जो बोर्ड है उसमें मान लो टॉप मैनेजमेंट है और टॉप मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि किस रोल का इंटरव्यू वो ले रहा है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो सब कुछ, बिकॉज दैट इज़ द वर्क ऑफ एचआर मैनेजर। बट स्टिल टॉप मैनेजर बैठता है इंटरव्यू के लिए अगर, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जॉब से रिलेटेड कि वो किस जॉब का इंटरव्यू ले रहा है। देन ही वो तभी वो आए इंटरव्यू लेने, है ना। नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा है। और उसके वैसे वैसे भी जो उसकी नॉलेज वगैरह है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। देन अच्छे से जीडी वगैरह उसने पढ़ा होना चाहिए, जेएस सब कुछ पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन देर इज़ अ थिंग कि आप असेसमेंट जो करते हो वो जब बंदा रूम से बाहर चला जाता है ना, तो उसका एक असेसमेंट होना चाहिए। जो बोर्ड में 2-3 बंदे बैठे हैं वो आपस में करते हैं, ओके वॉज ही गुड, क्या इसको लेना चाहिए, क्या इसमें कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, एटीट्यूड है, डिसिप्लिन है। ये सब असेसमेंट एवेलुएशन बाद में भी होता है कि जब वो इंटरव्यू रूम छोड़ के चला जाता है तब, राइट। सो एक इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म दे रखे, कुछ भी नहीं है, बेसिक डिटेल्स हैं, है ना, और उसकी थोड़ी बहुत स्किल्स और एबिलिटीज़ का टेस्ट जो करा है, एंड देन एक रिमार्क्स है कि ओके आपने क्या डिसीजन लिया, राइट। सो ये सब तो है ही। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछता है वो, मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं इंटरव्यू लेते टाइम, या इंटरव्यू जब हो रहा है तो कोई चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको कि आप ये करो या ये ना करो। तो वो इंटरव्यूज़ पे मिस्टेक्स पे क्वेश्चन आ जाए तो ये हैं 5-6 पॉइंट्स, ये आपको लिखने पड़ते हैं। देखो सबसे पहला है हैलो इफ़ेक्ट। नाउ व्हाट इज़ हैलो इफ़ेक्ट? देखो कई बार एक बंदे की एक ही ट्रेट हावी पड़ जाती है और वो जजमेंट को इम्पैक्ट कर देती है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट कई बार मान लो एक बंदा है जिसको बहुत चार्मिंग लगा, है ना, हो सकता है फिज़िकली या और उसकी एक दो बात से, है ना, एंड उस बेसिस पे उसका माइंड जो इंटरव्यू ले रहा है उसका इतना माइंड फॉग हो गया या वो क्लाउडेड हो गया कि वो बाकी जजमेंट फेयर नहीं रहता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आप एक चीज़ को जज करते हो और उसका जजमेंट विल नॉट इफ़ेक्ट बाकी चीज़ों का, आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका या जजमेंट लेने का तरीका, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, राइट। सो एवरी क्वेश्चन या एवरी थिंग शुड बी इंडिपेंडेंटली असेस्ड, राइट। एक का असेसमेंट जो हुआ है रूम में वो अगले क्वेश्चन पे नहीं आना चाहिए। देन देर इज़ लीनियंसी या हार्शनेस। ये होता है कि आप बहुत ही कई बार लीनियंट हो जाते हो, सबको हाई स्कोर दे रहे हो, वो भी अच्छा नहीं है, सबको लो स्कोर दे रहे हो, ये भी अच्छा नहीं है, राइट। सो दिमाग में ये होता है एक्सपेक्टेशन की वजह से कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा तो आप सबको ही कम मार्क्स दे दोगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत बेयर मिनिमम तो आप सबको ही ज़्यादा मार्क्स दे दोगे। दोनों ही नुकसान है, क्योंकि प्रॉपर असेसमेंट तभी होगा, रैंक्स आएंगी सबकी तभी होगा जब एक्चुअल असेसमेंट में देर इज़ नो स्क्यूनेस, स्क्यूड नहीं है रिजल्ट्स एक ही तरफ, राइट। देन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का एरर, बेसिकली प्रोजेक्शन वर्ड नहीं है, प्रोजेक्शन एरर है ना। देखो एरर ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। व्हाट इज़ दिस? कई बार इंटरव्यू जो ले रहा होता है वो ये बोलता है कि मेरे थॉट प्रोसेस जो है वो मैं सामने वाले में देख पा रहा हूँ या नहीं, या मेरा लेट से सम ओपिनियन किसी चीज़ को लेके है तो सामने वाले का भी वही ओपिनियन होगा तभी मैं उसको अच्छा मानूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी ओपिनियंस, पर्सनल जजमेंट्स किसी चीज़ टॉपिक्स को लेके आई विल नॉट प्रोजेक्ट ऑन दी वन आई एम इंटरव्यूइंग, राइट। मान लो किसी का कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं, थेरीज हो सकती हैं,
आप वो चीज़ सामने वाले पे प्रोजेक्ट नहीं करोगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, राइट। देन देयर इज स्टीरियोटाइपिंग। कई बार समवन जो इंटरव्यू ले रहा है वो जज कर सकता है बिफोर वो एक्चुअल उस चीज़ पे बात भी करे, राइट। जैसे मान लो उसका कोई बैकग्राउंड की वजह से, या उसका, ये तो वैसे नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन, बट लेट्स से कोई जेंडर को लेके ऑलरेडी स्टीरियोटाइप हो गया कि ओके आप तो ये नहीं कर पाओगे, बिकॉज लेट्स से कोई फीमेल आई है इंटरव्यू देने, एंड आप जो जॉब रोल है वो काफ़ी टेक्निकल और कंप्यूटर आईटी वाला कोडिंग वाला काम है। तो एक स्टीरियोटाइप अगर है आपके दिमाग में कि ओके गर्ल्स कांट कोड, देन यू विल नॉट टेक एन ऑब्जेक्टिव और फेयर इंटरव्यू, सो दैट शुड नॉट हैपन। तो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। देन कॉन्स्टेंट एरर, ये तब होता है जब इंटरव्यू जो अभी दे के गया है ना, और उसके बाद जो आ रहा है इंटरव्यू देने, तो पिछले वाले का इफेक्ट होता है आपके दिमाग में और वो अगले वाले पे आ जाता है। मान लो पिछले वाला बहुत ही बेकार था, तो अगले वाला सो भी करेगा ना तो भी आप उसको बहुत हाई मार्क्स दे सकते हो। या पिछले वाला बहुत अच्छा था, तो आप अगले वाले से अच्छा भी करेगा ना तो भी आप उसको बहुत ही कम देंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर एक बहुत अच्छा करके गए तो आप अगले वाले को रिजेक्ट करना ही करना है बिकॉज वो उतना अच्छा नहीं है, राइट। बिकॉज यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन दिस। सो पिछला कैंडिडेट का असर अगले पे नहीं होना चाहिए। इसमें ये भी आ जाता है कि पिछले वाले ने अगर बहुत गुस्सा दिला दिया आपको तो वो अगले वाले पे नहीं निकालना है ना। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू और गिविंग एन इंटरव्यू। ये भी आप ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि ओके हाँ ऐसा भी हो सकता है। बट एनीवेज अभी तो यू शुड नो बिकॉज यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स। ऑलराइट। अब आते हैं गाइडलाइंस की। ऑब्वियसली प्लस पढ़ लिया, माइनस पढ़ लिया, एरर्स पढ़ लिए। अब अच्छा इंटरव्यू अगर कि लेना है बोर्ड को तो क्या क्या गाइडलाइंस हो। पहला तो ऑब्वियसली आप में नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आप में स्किल्स होनी चाहिए इंटरव्यू लेने की भी, और जनरल एक्सपर्टीज़ भी। आपने जेडी और जेएस दोनों को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। आप अच्छे से प्रॉपर टाइम दो, ये फटाफट करोगे तो अच्छा इंटरव्यू नहीं ले पाओगे। सामने वाले को अच्छा ईजी फील कराओ, है ना, ताकि वो एक्चुअल में बात कर सके आपसे, और आपसे खुल के बात करे, शाय ना हो, है ना। अच्छा जो उसका पूरा पोटेंशियल है वो सामने निकल के आ जाए। देन उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको पढ़ा होना चाहिए, या उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो पढ़ो आप पहले, है ना। कहीं आप बोलो नहीं मैं तो बहुत बिजी था, मैंने आपका फॉर्म ही नहीं पढ़ा, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग द इंटरव्यू। देन क्वेश्चंस जो हैं वो उसी से पूछो रिलेटेड जो एक्चुअल आपने काम जिसके लिए करना है ना। आलतू फालतू की चीज़ें पूछ के जज कर दो, है ना। मान लो कोई बहुत टेक्निकल स्किल वाला काम है और आप उससे पूछ रहे हो ओके जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सब, दैट वोंट मेक सेंस, राइट। सो उस बेसिस पे जज नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। पर्सनल रिमार्क्स नहीं देने ऑब्वियसली, फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स और वो जजमेंट प्रीजुडिसेस, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। देन प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप कैंडिडेट 2 का कैंडिडेट 3 में मार्क्स चढ़ा दिए, ऐसा भी नहीं है। और रिकॉर्ड में डिटेल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि सब क्लियर हो, है ना, बाद में दिक्कत ना आए। सो दीज आर बेसिक गाइडलाइंस रूल्स जो दिमाग में होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। एक टॉपिक इसमें एक और आता है जीडी। देखो कई बार आपको पता भी होगा इंटरव्यूज़ के साथ साथ ना ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं। अब ये ग्रुप डिस्कशंस क्या हैं, ये क्यों होते हैं, क्या टेस्ट करने के लिए होते हैं, इसका एक शॉर्ट नोट है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर राइट नाउ, बिकॉज इसके बाद आपने जो करना है वो बाद का मैं लेक्चर में डालूंगा। 4-5 टॉपिक्स हैं। ओ ये क्या होगा, देखो इसको समझते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज बेसिकली यूज टू नो सोशल फ्रेमवर्क। बेसिकली सोशल ट्रेट्स चेक करने के लिए होती हैं। सोशल ट्रेट्स जैसे उसके पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, उसके इंटरेस्ट, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ चेक करने के लिए ये सब चेक होती हैं ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू। बेसिकली आपको एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है, यू आर गिवन अ पर्टिकुलर टॉपिक, उस टॉपिक पे आपको 10 से 15 मिनट डिस्कशन करना है उस ग्रुप के साथ। वो ग्रुप आप ऑब्वियसली जानते नहीं हो मोस्टली, ऑब्वियसली उन लोगों को। तो एक स्ट्रेंजर्स के साथ आप कैसे बैठ के डिस्कशन कर सकते हो, डू यू टेक द लीड, या आप एक कॉर्डियल वे में, कोऑर्डिनेशन में सब, और एक सहज भाव से और एक सभ्य तरीके से, सिविल मैनर में, बोलते हैं सिविल मैनर में डिस्कशन कर पाते हो। कहीं आप झगड़ने तो नहीं लग जाते हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट तो नहीं करने लगते हो, कहीं आप दूसरों को दबाने तो नहीं लग जाते हो। ऐसा चीज़ें टेस्ट करने के लिए ग्रुप डिस्कशन बेसिकली हो रही है। तो आपको उन सर्कमस्टेंसेज में डाला जा रहा है ताकि आप एक्चुअल सिनेरियो जब आप काम आओ, जॉब में करने, ऑर्गेनाइजेशन में आओ, तो तब आप ये सब अगर चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली नहीं है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा। तो ये टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए ग्रुप डिस्कशंस लिए जाते हैं, right? So judgment is based on basis of actual behavior of each individual. It is also an advantage that personality can also be accurately judged because एक broad social situation में आपको डाल दिया गया है जो कि एक real life, क्या लिखता हूँ मैं, रियल लाइफ
सिचुएशन है और उसमें आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो टेस्ट होता है, राइट। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया 8 से 12 कैंडिडेट्स होंगे, थोड़े टाइम आपको दिया जाएगा एंड यू हैव टू बेसिकली मेक अ ग्रुप डिस्कशन। आपके व्यूज़ और ओपिनियंस आप बोलोगे एंड कॉर्पोरेशन कॉर्डियल तरीके से आपको एक डिस्कशन करनी है। आपका बिहेवियर, क्वालिटीज़, ये जजमेंट होता है पर्सनैलिटी का, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं, बस यही है कि हाँ आप अग्रेसिव वगैरह तो नहीं हो रहे हो, जो मैंने बताया बेसिकली, उसके अलावा कुछ नहीं। सो दिस वॉज अबाउट ग्रुप डिस्कशन एंड इसके साथ हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस खत्म होता है। इसके बाद अच्छे से समझ लो, मैं जो कराने वाला हूँ वो है 4 टॉपिक्स, विच इज़ प्लेसमेंट, इंडक्शन, सोशलाइजेशन और रिटेंशन। इन चारों पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सो उसका एक सेपरेट वीडियो में मैं चारों कवर करा दूंगा एक ही में। तो वो एक एक्स्ट्रा वीडियो है इस चैप्टर की, वो ज़रूर देख के ही जाना। तब तक के लिए बाय बाय। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा एंड अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड 15-20 कमेंट्स करके जाना। ठीक है, बाय बाय।